हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और अगर आपने इतना वाला चैप्टर पढ़ लिया तो एग्जाम में पूरे मार्क्स इस चैप्टर से आपके आ जाएंगे। और फर्दर चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वो कोई भी प्रोसेस हो सकती है जिसमें कुछ भी नया कंपाउंड बना हो। एक नया कंपाउंड नई प्रॉपर्टीज के साथ अगर बनता है तो वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक नया कंपाउंड बनना चाहिए। दूसरी चीज, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होनी चाहिए। एटम्स का रीअरेंजमेंट होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन का इधर उधर रीअरेंजमेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर H2O बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन से आग लगती है, ऑक्सीजन के बिना आग लग नहीं सकती, पर पानी पानी का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो एक नया कंपाउंड बना है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम, अगर कोई इंसान सोडियम खा जाए तो जहरीला होता है, मर जाएगा। क्लोरीन ये भी जहरीला होता है, पर इनसे बनने वाला नमक NaCl, इसके बिना तो आपको पता है खाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमारे हर खाने का मेन इंग्रेडिएंट है ये। ठीक है, तो एक नया कंपाउंड बना है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो ये रिएक्शन कहलाएगी एक केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, खाने का खराब हो जाना, लोहे पे जंग लग जाना। इसके अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेस हो रही होती हैं, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम ऐसा क्या देखें जो देखने के बाद कह सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे अगर हमने दो केमिकल मिक्स करे या दो चीजें मिक्स करी और मिक्स करते ही उसमें से गैस निकलने लग गई, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। या अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, उसमें से बुदबुदाहट आने लग गई, उसका पीएच बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, या कोई प्रेसिपिटेट मतलब ऐसी चीज बन गई जो घुली नहीं और नीचे बैठ गई। इसके अलावा स्मेल में फर्क आ गया, टेस्ट के अंदर फर्क आ गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका जो है क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, सॉरी केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब तो किस तरीके की केमिकल इक्वेशन हो सकती है। सबसे पहले कि भाई हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जो भी बात हुई है हम पूरी की पूरी बात ही वहां पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लाइक हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जलाया, जलाने से क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा चमकदार उसमें से फ्लेम निकला, और वो खुद किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, मतलब खुद वो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही नहीं आग लगा देते, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से, जिसे कि रेगमाल कहा जाता है, रेगमाल से क्या करा जाता है, इसको साफ किया जाता है। ठीक है, रेगमाल से क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर होती है, वो ऑक्साइड की लेयर इसको जलने से रोक रही होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें तो बहुत सारा टाइम लग रहा है, पेपर भी वेस्ट हो रहा है, इंक भी वेस्ट हो रही है, और हमारे भाई एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। हमारे जो है बहुत सारे एफर्ट्स इसके अंदर लग रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, वर्ड इक्वेशन बनाई। वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि भाई जो भी स्पीशीज किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, हम सिर्फ उसके नाम लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर था वहां पे। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी की बर्निंग करी जाती है या फिर किसी का कंबशन किया जाता है, तो कंबशन बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं होता। कंबशन करने में या जलाने में किसके साथ रिएक्शन कराई जा रही होती है, ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही होती है। ठीक है, तो कंबशन को अगर हम डिफाइन कर दें तो कंबशन होता ही क्या है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब नो ऑक्सीजन मींस नो कंबशन, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होगी वहां पे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्लेम का आना ही ऑक्सीजन की इंडिकेशन होती है। अगला है स्केलेटल इक्वेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो भी इन्वॉल्विंग स्पीशीज है, या तो उसका सिंबल इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसका फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आइदर सिंबल और फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम था, हमने उसका सिंबल लिख दिया। ऑक्सीजन था, हमने उसका सिंबल रख दिया। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला रख दिया। अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला बनाना तो उसका बहुत सिंपल तरीका है। करना क्या है, आपने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, इधर ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, अब इन दोनों की वैलेंसी जो है इनके नीचे लिख दो। अब इनका क्या कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो, और अगर ये सेम हो तो नहीं लिखे जाते, वन हो तो भी नहीं लिखा जाता।
ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 ग्राम आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ 16 ग्राम आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मास है ये तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, 32 का 16 हो गया। तो या तो कुछ ना कुछ इस रिएक्शन के अंदर ही क्या आ रही है, गड़बड़ आ रही है। वो जो गड़बड़ है उसको दूर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें मास, नंबर, एटम के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मास एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अगर बराबर हैं तो उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाइड रहे, वो वायलेट ना हो जाए। ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं। अब देखिए बैलेंसिंग के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, एरो के इस तरफ जो भी लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, इस तरफ जो भी लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये जो एरो का निशान है, इस एरो को कहा जाता है गिव्स या गिव्स राइज टू। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको देखते रहना। हम सीधा इक्वेशन की बैलेंसिंग पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, एक तरफ CH4 है, एक तरफ O2 है और एक तरफ CO2। देखिए ये जो नोट्स हैं ये इस तरीके से बनाए कि अगर आपके पास कोई पढ़ाने वाला नहीं भी है ना, तब भी आप इन नोट्स को पढ़ के आराम से ये सारी की सारी चीजें जो है कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अननोन पर्सन जिसने कभी साइंस नहीं भी पढ़ी हो ना, इन नोट्स को पढ़ के वो भी साइंस की क्या कर सकता है, अच्छा खासा अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, इसमें हर एक चीज काफी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो मुझे कमेंट कर देना नोट्स, मैं आपको अपना लिंक या फिर जो व्हाट्सअप नंबर है वो दे दूंगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग कैसे की जाती है, देखिए आपको बस नंबर गिनने हैं, दोनों साइड कितने हैं। यहाँ पर कार्बन कितना है, एक है। यहाँ भी कार्बन कितना है, एक। दोनों तरफ एक एक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब आपको क्या करना है, इसके आगे 2 लगाना है। ठीक है, जो भी लगाओगे पूरे कंपाउंड के आगे लगाओगे, एटम के नीचे नहीं लगेगा कुछ भी, जो लगेगा पूरे कंपाउंड के आगे लगेगा। ठीक है, अब ऐसा करने से ये ऑक्सीजन भी 2 हो गई। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब क्या करोगे, आप इसके आगे भी 2 लगा दोगे। इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। और फिर लास्ट में क्या करना होता है, हमें उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होता है कि भाई कौन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे मीथेन है, CH4 एक गैस होती है, ऑक्सीजन ये भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, पर वाटर जो है ये लिक्विड है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी भी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जैसे सॉलिड है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड जो है ये गैस में कन्वर्ट हो गई। तो ये सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। अब कहीं किसी की बर्निंग होती है या फिर किसी को जलाया जा रहा होता है, तो ये 100% क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए एक और रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं। ये हमारे सामने की रिएक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको बैलेंस करना है, और उसमें भी किसे, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसमें भी जो सबसे बड़ा है उसको, रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। अगर आपने 3 यहाँ लगा दिया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने 3 यहाँ लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है कि जो भी पूरा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड के आगे लगाना जो भी नंबर आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। देखिए ये चीज जो है ये मल्टीप्लाई में चलेगी हमेशा। ठीक है, ये किस में जाएगा, हमेशा मल्टीप्लाई में। तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे 6 हो गए। अब क्या करना है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, अब आपको इधर भी क्या लगा देना है, 3 लगा देना है। इधर भी कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब बचा कौन, Fe। Fe इधर 2 है, इधर भी 2 कर दिए। देखिए इस चैप्टर की सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन चीज है वो है ही ये बैलेंसिंग। अगर ये आ गया तो समझ लीजिए आपका चैप्टर आ गया। और लास्ट में फिर इनकी फिजिकल स्टेट लिख दी, कौन भाई क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, ये कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं।
अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे H2O2, H2O, NaCl2, NaCl, N2H2, NH3, इसको हेबर प्रोसेस कहा जाता है। तो ये अमोनिया बनाया जा रहा है, और अमोनिया बनने की जो प्रोसेस है इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, दूसरी जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का मतलब है एग्जिट, और थर्म वर्ड जहां भी लिखा हो इसका मतलब किससे होता है? हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, या फिर आप कह सकते हो हीट रिलीज होती है। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एक सेकंड, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए, आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल बता दूंगा जिनको आपको याद रख लोगे तो कॉम्बिनेशन का भी हो जाएगा और आपका एक्सोथर्मिक का भी हो जाएगा। जैसे H2O2, H2O, और यहाँ पे क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। ये रिएक्शन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर होती है, और इसका इस्तेमाल रॉकेट्स वगैरह के अंदर किया जाता है। अगली रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, स्लिक लाइम बन जाता है। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक ही हो गई। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ड लाइम, इसका सफेदी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने बचपन में कभी देखा होगा, पहले के टेम्पर क्या होता था, सफेदी के काफी बड़े बड़े ठोस गोले से होते थे, सॉलिड होते थे। जब उसको पानी में डाला जाता था ना तो वो उबलने लग जाता था, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है इस वजह से। और फिर क्या कर देते हैं? इसको दीवारों पे पोत देते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कमरे की जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो हमारी दीवारें हैं वो क्या करने लग जाती है? शाइन करने लग जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखो, ये पूछ सकते हैं कि भाई कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका इस्तेमाल व्हाइट वॉश में किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करो। या फिर ये पूछ सकते हैं कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जा सकता है, उसे आइडेंटिफाई करो, उसकी रिएक्शंस लिखो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सफेदी करने के बाद दीवारें चमकती क्यों हैं, तो उसका आंसर आपको ये रिएक्शन से देना होगा। अच्छा, एक और चीज, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कह सकते हैं, मार्बल कह सकते हैं, संगमरमर जो होता है, और इसको चौक भी कहा जा सकता है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे किसी का भी कंबशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि मीथेन का हो रहा हो, मीथेन का हो रहा हो, ब्यूटेन का हो रहा हो, पेट्रोल का हो रहा हो, किसी का भी हो रहा हो, अगर किसी का भी कंबशन हो रहा है तो वहां पर हीट निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, ऑल कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती ही होती हैं। ठीक है, तो ये जो CH4 है, ये सीएनजी गैस होती है हमारी, मीथेन गैस कह सकते हैं इसको। C4H10 जो होती है ये ब्यूटेन गैस होती है जो हमारे घर में एलपीजी होती है। ठीक है, इस वाली रिएक्शन को मैंने छोड़ा हुआ है आपके लिए बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ आपको, इन दोनों ही गैस में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, सुन के और लग रहा होगा कि भाई जो घर में सिलेंडर होता है उसकी जब गैस लीक होती है तो महक तो आती है। एक्चुअली अगर हम बात करें ना नेचुरली, नेचुरल में उसमें कोई स्मेल नहीं होती, पर अगर गलती से लीक कर गई तो पता कैसे चलेगा? इसलिए क्या किया जाता है, उसमें स्मेल ऐड किया जाता है। और चाहते तो कोई अच्छी स्मेल भी डाल सकते थे, पर इतनी भयानक गंदी स्मेल डालने का रीजन ये होता है कि कोई इंसान सो भी रहा हो तो उसकी नींद टूट जाए, इतना गंदा महक देना होता है उसको। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे खाद बनना। हमारे जितने भी फल सब्जियों के छिलके होते हैं, इनको अगर हम सड़ा दें, डिकम्पोज कर दें, तो जो खाद आ जाएगी वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। रेस्पिरेशन, जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस होती है, उसको भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी बनाई जाती है एटीपी के फॉर्म में। तो जहां भी एनर्जी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर कोई एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना देता है तो उस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो इसमें एक बात लिखी हुई है कि जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट कहा जाता है। उसका रीजन देखिए साफ है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, एक टूट कर
दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, डिकम्पोजिशन को हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब तोड़ना है तो अपने आप तो नहीं टूट जाएगा, कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो क्या एफर्ट लगाना पड़ा है, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हीट की मदद से तोड़ा है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको हीट से तोड़ा जा रहा हो उसको क्या कहा जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा, जिसका एग्जांपल ये। अब देखिए, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की देखें तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना, 8 ऑक्सीजन हो गए। एफ यहाँ पर 2 है, इसके आगे 2 लगा दिए, एस यहाँ पे 2 है, तो लगे पड़ा है, तो एक लगाना था, पूरी की पूरी रिएक्शन जो थी वो बैलेंस हो गई। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको ना ये ब्राउन एलिमेंट करके एक क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर कोई भी ब्राउन एलिमेंट करके क्वेश्चन आया तो वो एलिमेंट आप ध्यान रखिएगा कौन होगा, कॉपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो कि प्रैक्टिकल या फिर लैब मैनुअल से उठाई गई हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जो आयरन सल्फेट है ना, वो एज इट इज ऐसा नहीं होता, आयरन सल्फेट ऐसा होता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रोल कहा जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म कर दोगे ना, तो ये सारा का सारा जो वाटर है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप गर्म कर दोगे तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कोगे, ये वापस ग्रीन हो जाएगा। है ना अच्छी एक्टिविटी, कि कोई चीज व्हाइट है, थोड़ा सा उसमें पानी डालो, वो ग्रीन हो जाएगी। या फिर कैसे, तो कोई चीज ग्रीन है, थोड़ा सा इसको गर्म करो, ये वापस व्हाइट हो जाएगी। तो सारा का सारा खेल वाटर का होता है, और ये जो वाटर है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे इसको ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है, याद रखिए इस नाम को। एक लास्ट पॉइंट और, कि अगर इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर दिया गया है तो ये कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अगला है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, जो कि होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसमें ब्राउन कलर की गैस का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर ब्राउन कलर की गैस की बात चल रही है कि भाई कोई कंपाउंड है एक्स, उसको गर्म किया, ब्राउन कलर का गैस निकला, उसको आइडेंटिफाई करो, तो ब्राउन कलर का गैस आपको ध्यान रखना है किसका होता है, NO2 का। ठीक है, ब्राउन कलर का गैस NO2 का होगा, इसके अलावा कोई दूसरा जो है आपसे आंसर नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हीट की मदद से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें हमने हीट देके तोड़ा है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट की मदद से तोड़ा जाएगा वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को फोटोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अगर हीट की मदद से तोड़ रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर लाइट की मदद से तोड़ रहे हैं तो उस रिएक्शन को फोटोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, फोटोलाइसिस का मतलब तोड़ा जा रहा है लाइट की मदद से, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की मदद से किसी को तोड़ना जो है फोटोलाइसिस कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, इसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट गिरेगी तो ये सिल्वर के अंदर और ब्रोमीन गैस के अंदर टूट जाएगा। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, AgCl AgI भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, यहाँ से Cl2 गैस के अंदर टूट जाएगा। अब जो फोटोलाइसिस है इसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी कहा जाता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसका फोटोलाइसिस ना हो जाए इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको काली डिब्बी में क्यों रखा जाता है या फिर लाइट से दूर क्यों रखा जाता है, तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है कि ये बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, इसके ऊपर थोड़ी सी भी अगर लाइट गिर गई तो ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट से क्या रखा जाता है, दूर ही रखा जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अच्छा, अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, इसको हिंदी में श्याम श्वेत छायांकन कहा जाता है। ठीक है, श्याम श्वेत छायांकन कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं एक आधे दिन के अंदर इनका हिंदी वर्जन भी जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि इन सब का मतलब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज भी साइंस हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैं एक दो दिन के अंदर ये चैप्टर्स जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जो हमारा डाइजेशन होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, वो खाने को पचाते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें भी खाने को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जैसे हमने प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन को छोटे-छोटे पेप्टोन्स, प्रोटियोज और फिर इनको छोटे-छोटे फाइनली अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। तो इसमें भी तोड़ा ही जा रहा है, तो इसलिए इसको भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम दे दिया जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ डिफरेंस करके पूछा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट दी जा रही है। हीट देके करा क्या जा रहा है ये मैटर नहीं करता, ठीक है? मैटर ये करता है कि क्या हीट दी जा रही है। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट दी जा रही है तो वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और अगर हीट की मदद से तोड़ा जा रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है? बस सारी रिएक्शन जो है नहीं हो सकती ना, तो इसका ध्यान रखिए, अगर हीट दी जा रही है चाहे तोड़ने के लिए चाहे किसी भी काम के लिए तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट की मदद से तोड़ा जा रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है? तो ये हमने जितने भी एग्जांपल्स लिखे थे सारे के सारे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। आप एक रिएक्शन याद रख लीजिए और एक एग्जांपल एटलीस्ट याद रख लीजिए, ठीक है? अगली बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे अगर आप मान लीजिए छठी क्लास में जाएं तो आप छठी क्लास के बच्चे को उसके टेबल से उठाकर उसकी जगह पर बैठ सकते हैं, ठीक है? वहीं अगर कोई 12th क्लास का बच्चा है तो वो आपकी टेबल पर भी बैठ सकता है। तो इससे पता ये चलता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पे देख लें कि भाई बी जो है बी के साथ बैठा है और ए आया, ए ने क्या करा, बी को हटा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को उसकी जगह से हटा दे, वो रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है ये थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, ठीक है? आप जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा आयरन नील वगैरह डालते हैं, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट और इसके अंदर आपने जो है कील डाली, तो जो सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो थोड़ा-थोड़ा क्या होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है, ठीक है? और लोहे की जो कील है ये थोड़ी-सी ब्राउन होने लग जाता है, मतलब जंग नहीं लगने लग जाता है, ये करीब-करीब वैसा-सा हो जाता है। अब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रोइल कहा जाता है, ठीक है? मैं आपको 2 विट्रोल बता चुका हूँ, एक ग्रीन विट्रोइल और एक ब्लू विट्रोइल। इनमें से किसी एक के ऊपर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि किस केमिकल को किस मेटल के बर्तन के अंदर रख सकते हैं। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, इसको आप लोहे के बर्तन के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा। पर अगर आपके पास आयरन सल्फेट है तो आप उसे कॉपर के बर्तन के अंदर रख सकते हो क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करेगा। इस तरीके से जो है इनके क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी लिखे हैं इसके। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा। पीबी जो कि लेड होता है ये कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को हटा देगा। देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि भाई सब के सब जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सबसे पहले ये चेक करने में कि किस मेटल के अंदर किस सॉल्यूशन को रखा जा सकता है। इसके अलावा मेटल की एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो चांदी होती है वो सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? चांदी नेचर में जो मिली वो मिली सिल्वर नाइट्रेट से। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉपर डालना है। कॉपर चांदी से ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको हटा देगा, इसकी जगह पे बैठ जाएगा और हमको जो चांदी है वो बड़े आराम से मिल जाएगी। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका ध्यान रखिए, आने के पूरे चांसेस। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती, दोनों अपनी अपनी सीटों को बढ़िया करके एक्सचेंज करते हैं। ए के साथ है, बी के साथ है। यहाँ ए बी के साथ हो गया और बी जो है ए के साथ हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कर रखा है, दोनों ने अपने अपनी सीटों को एक्सचेंज किया हुआ। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो SO4 है ये Na के साथ है, पर ये क्या करेगा, इधर Ba के साथ आ जाएगा और Cl है वो Na के साथ आ जाएगा। अब ये जो BaSO4 है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये नीचे बैठ जाता है। अब आप ये एक एग्जाम्पल जो है, एक रिएक्शन दो रिएक्शंस के अंदर याद रख सकते हैं, ठीक है? जिसमें दूसरी है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो कोई भी रिएक्शन है जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है
प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो नहीं घुलती, मतलब पानी में या किसी सॉल्वेंट में जो नहीं घुला है वो नीचे बैठ जाएगा, उसको एक प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है आप दोनों में याद रख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट आए ये लिख दीजिए, प्रेसिपिटेशन आई ये लिख दीजिए, दोनों में जो है आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसके क्वेश्चन को तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम पहले दो अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। वैसे ये थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन है, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं, इसको ये तो याद रखनी रखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इसका उल्टा सोच लो, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना जो है रिडक्शन कहलाएगा। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो रहे होते हैं उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर सिर्फ कॉपर रह गया, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया तो इसको क्या कह देंगे, क्या लिख दिया ये थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो गए, देखिए अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन का जो निकलना है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। वहीं हाइड्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। ये थोड़े जो प्रिंटिंग हुई है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, चलिए कोई नहीं, इसको छोड़ते मैं आपको डायरेक्ट वैसे बता देता हूँ। अब देखिए जिंक ऑक्साइड है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड में इधर सिर्फ जिंक रह गया, ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इधर कार्बन है, ठीक है, और इधर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पर MnO2 है, ऑक्सीजन निकल गया, ये रिडक्शन कहला रहा है। यहाँ पर जो HCl है ये इधर देखिए सिर्फ Cl रह गया, तो मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है जिंक में। ये भी क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन किसके अंदर जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी जो इनकी पीडीएफ है उसके अंदर ये एकदम सही से लिखे हुए हैं, ये जब इनको पीडीएफ को उसमें कन्वर्ट कराया गया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। बाकी इसमें और कोई इशू नहीं, अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से एक और अच्छी सी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, भाई इसके भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो लिखा करोशन। करोशन में क्या होता है कि जो हमारी मेटल्स हैं ऑक्सीजन या मॉइस्चर या किसी केमिकल के कांटेक्ट में जब आती हैं तो उनको धीरे धीरे खा लिया जाता है, ठीक है। मेटल्स का धीरे धीरे खा लिया जाना मतलब मेटल का खर्च हो जाना, मेटल का खराब हो जाना करोशन कहलाता है। और ये हर मेटल के साथ है सिवाय लोहे सॉरी सोने और चांदी के, इसलिए उनको आभूषण की तरह या ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन करोजन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें जो आयरन है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है, ठीक है। इसको ये नाम जो है दिया जाता है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे तांबे पे ग्रीन कोट हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना। अब करोजन को रोकने के क्या तरीके हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं मतलब जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, हम अलॉय बना सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, कोई एंटी रस्ट केमिकल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट है रेसिडिटी, ठीक है। इन दोनों में अगर मुझे लग रहा है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है, मोर चांसेस। तो रेंसिडिटी में क्या है कि ये स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऐसी कोई भी खाने पीने की चीज जिसमें ऑयल हो या फैट हो, जैसे आप चिप्स है खोल के छोड़ दो 1-2 घंटे के बाद, फिर आप उसको खा के देखिए उसका टेस्ट बदल जाएगा। बिस्किट है उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए उसका भी टेस्ट बदल जाएगा, वो सील जाएगा। तो ये जो सील जाने की प्रोसेस होती है इसी को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। और रेंसिडिटी होती उन्हीं फूड आर्टिकल्स की है जिसके अंदर ऑयल्स या फैट होते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने का क्या तरीका है, हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे BHA BHT। हम खाने के साथ नाइट्रोजन या हीलियम गैस को डाल सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो भाई चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती।
ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा, लेस का पैकेट खोलो 2 चिप्स निकलते हैं, बाकी सारा हवा निकलता है। तो वो हवा एक्चुअली जानबूझ के उसमें डाला जाता है ताकि वो जो 2 चिप्स भी हैं वो खराब ना हो जाए, उनका रेंसिडिटी ना हो जाए। इसके अलावा हम अपने खाने-पीने की चीज़ों को एक ऐसे बर्तन में रख सकते हैं जो बिल्कुल एयर टाइट हो, एकदम ढंग से टाइट करके, या फिर हम रेफ्रिजरेशन से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट। अगली बार मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूँगा। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में नोट्स लिख दीजिए, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, फिर आपको ये पीडीएफ जो है सेंड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में।